दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भारतीय सदन में कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों ही नए कानून सदन में पास हो चुके हैं। राष्ट्रपति जी की मुहर भी लग चुकी है, तो ये नए कानूनों का रूप जल्द ही लेंगे। तो दोस्तों अब एफआईआर, गिरफ्तारी, चार्जशीट, एफआईआर को लेकर पुराने नए कानून में क्या क्या बदलने वाला है, ये दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों सबसे पहला तो जो एफआईआर को लेकर लोगों के मन में रहता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसी के बाद भी कोई मुकदमा चलता है या तय होता है या आगे बढ़ता है। तो दोस्तों जीरो एफआईआर, अब एफआईआर कहीं से भी दर्ज कराई जा सकती है। सरकार ने एफआईआर करने के बाद चार्जशीट और फैसला आने की डेडलाइन भी तय कर दी है। दोस्तों ई एफआईआर भी अब आप आसानी से दर्ज करा सकेंगे। सरकार 3 नए बिल लाई है जिसके जरिए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं और साथ में ही पुलिस अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी में लेने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। दोस्तों इमीडिएट बेसिस पर अच्छे से समझेंगे दोस्तों इसको हम कि अब एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था में होगा बदलाव, कहीं से भी दर्ज हो सकेगी एफआईआर और साथ में ही गिरफ्तारी का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे कानून में कई चीजें बदलने वाली हैं इसको लेकर कि जी हाँ, मोदी सरकार ने न्याय प्रणाली को सरल और सुगम बनाने के लिए अंग्रेजों के समय से चली आ रही कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव करने का फैसला किया और कर दिया है। और ये 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए गए हैं। भारतीय नागरिक संहिता के कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं और अब इसको हम समझेंगे कि सरकार ने एफआईआर को लेकर क्या क्या बदलाव किए हैं और क्या क्या करने जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहला तो समझेंगे कि गिरफ्तारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। पहली बार ई प्राथमिकी दर्ज कराना संभव होगा। दोस्तों देश में अपराध कहीं भी हो, उसकी जीरो एफआईआर कहीं से भी दर्ज कराई जा सकेगी, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अपराधों को लेकर थी। संबंधित थाने को 15 दिन के अंदर शिकायत भेजी जाएगी। जब भी आप कहीं से भी किसी भी जिले में एफआईआर दर्ज कराएंगे, 15 दिन के अंदर संबंधित थाने में वो शिकायत भेज दी जाएगी। अब हर जिले में एक पुलिस अधिकारी होगा जो हिरासत में लिए गए आरोपियों के परिजनों, उनके परिवार वालों को उन्हें गिरफ्तार में लेने का प्रमाण पत्र देगा दोस्तों। और यह सूचना व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन देनी होगी। अब दोस्तों इसके बाद समझेंगे जजमेंट देने की भी समय सीमा होगी नए कानूनों में। तो एफआईआर के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा दोस्तों, और उसे एक बार 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। साथ में ही दोस्तों चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, मामले की सुनवाई पूरी करने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होगा और जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो इसी के साथ सर्च और जब्ती जो भी होगी उसकी वीडियोग्राफी की भी बातें कही गई हैं दोस्तों, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों जब भी किसी तरीके का कोई अपराध होता है तो वहां पर फॉरेंसिक टीम अनिवार्य तौर पर क्राइम स्पॉट पर जाएगी। इसका भी प्रावधान किया जा रहा है नए कानूनों के में। अब दोस्तों अगर किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ केस करना है तो उसको भी समझ लेते हैं कि पुलिस अफसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन में संबंधित अथॉरिटी से परमिशन मिलेगी या सैंक्शन मान लिया जाएगा 120 दिनों के भीतर। अब दोस्तों एफआईआर से लेकर केस डायरी और चार्जशीट सब कुछ डिजिटल होने वाला है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा रहेगा सबके लिए, पुलिस, मुजरिम, आरोपी, वकील, पुलिस, जज, सबके लिए। और साथ में ही ट्रायल में गवाहों के बयान आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा भी लिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसी के साथ समझते हैं कि अगर सेक्सुअल क्राइम की पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी निश्चित तौर पर होगी। सभी तरह के गैंग रेप में 20 साल या उम्र कैद का प्रावधान होगा। साथ में ही नाबालिग से रेप में फांसी तक की सजा का प्रावधान होगा। दोस्तों फांसी की सजा में छूट होने पर उम्र कैद में भी बदला जा सकेगा और उम्र कैद की सजा कम करके 7 साल तक कैद हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा कि वीडियोग्राफी होने पर मुकदमे के अंत तक थाने में, अच्छा इसी के साथ ये भी समझिएगा कि सारी क्राइम स्पॉट की वीडियोग्राफी होगी। और साथ में अगर किसी मुकदमे में कोई गाड़ी थाने में बंद होती है तो वीडियोग्राफी होने पर मुकदमे के अंत तक थाने में गाड़ियों को नहीं रखा जाएगा, जो आज के समय में महीनों या सालों थाने में ही पड़ी रहती हैं गाड़ियां दोस्तों। कि क्या पुराने केसों पर भी नए कानून के तहत होगी कार्यवाही, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह तीनों कानून जो नए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और
भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। अब दोस्तों ऐसे में अहम सवाल लोगों का यह है कि मौजूदा कानून के तहत दर्ज जो केस पेंडिंग है उस पर क्या असर होगा? क्या नए कानून सिर्फ नए मामलों में लागू होंगे? क्या अदालतों में दोनों ही मामले साथ साथ चलेंगे दोस्तों? तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स हैं, इससे आज हम लोग इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के भी सवाल थे कि 498 चल रहा है सर और दहेज है, ये है, मतलब बहुत सारे केसेस हैं, तो उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नए कानून के नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा? तो नए क्रिमिनल लॉ लागू होने की जो भी तारीख होगी उस तारीख से जब अपराध होगा तो वो नए कानून में दर्ज किया जाएगा दोस्तों, और उसी के हिसाब से मुकदमा चलेगा, उसी के हिसाब से सजा होगी। इसका मतलब है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट का नए मामले में असर नहीं होगा दोस्तों। इन नए जो भी कानून पास हुए हैं, जो पुराने हैं उनसे एकदम अलग रहने वाला है, और जो नए होंगे वो नए कानून के बेसिस पे चलेंगे। अब दोस्तों ऐसे भी समझिएगा कि तारीख पे तारीख का इंतजार भी होगा खत्म। दोस्तों दर्ज एफआईआर और पेंडिंग केसों पर क्या असर होगा वो भी समझते हैं। तो दोस्तों पहले से जो केस दर्ज हैं उसमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी, और पहले के कानून के तहत ही उसमें मुकदमा चलेगा, और जो केस अदालतों में पेंडिंग है उन केसों की सुनवाई पहले की तरह ही चलती रहेगी दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और उन पर कोई भी असर नहीं होगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट समझते हैं दोस्तों कि पुलिस के सामने क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं इन नए केसेस के आने के बाद। तो दोस्तों अभी तक पुलिस को आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब नया कानून लागू होगा तो पुलिस को नए कानून के बारे में ट्रेनिंग देनी होगी, पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पुराने कानून के तहत उन्हें केसों की पैरवी करनी होगी, और पुराने एफआईआर में पहले के नियम के तहत ही आगे कार्रवाई करनी होगी दोस्तों, और नए केस में नए कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी। अगर एफआईआर से लेकर चार्जशीट दोनों में ही नए प्रावधान पर अमल करना होगा दोस्तों। हालांकि धाराएं बदल गई हैं पर उसका कंटेंट वही है, और ऐसे में पुलिस को नए सिरे से धाराओं को याद करना होगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या पुलिस के साथ साथ वकालत में भी नई चुनौतियां होंगी? तो जो वकील अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़कर प्रैक्टिस करते हैं उन्हें अब नए कानून को भी याद करना होगा। नए मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई होगी, और जब मामला अदालत में आएगा तो वकील को उसे नए कानून के दायरे में दलील करनी होगी दोस्तों। इस तरह देखा जाए तो वकीलों को दोनों पार्ट पढ़ना होगा। जो अभी लॉ कर रहे हैं, जो पढ़कर निकलेंगे, तो दोनों ही कानून यानी पुराने और नए कानून के बारे में उन्हें बराबर जानकारी रखनी होगी दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों अब ये भी समझते हैं कि अदालतों में क्या होगा, अदालतों पे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर पुलिस और वकील के साथ साथ अदालत में जजों को दोनों तरह के कानून से संबंधित मामलों को देखना होगा। तो हो सकता है कि एक केस नए मामलों से संबंधित हो, दूसरा केस पुराने पेंडिंग केस से संबंधित हो, तो ऐसे में दोनों ही मामलों में तय प्रक्रिया और कानून के तहत आगे बढ़ना होगा दोस्तों। मतलब इस नए कानून के पास होने से पहले जो केसेस दर्ज हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, वो एज इट इज चलते रहेंगे पुरानी धाराओं पे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के तहत। और अब जो नए मुकदमे दर्ज होंगे या नई एफआईआर होगी या नई आगे भविष्य का कुछ भी होगा, तो वो चलेगा भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दोस्तों। तो वकील, पुलिस और मजिस्ट्रेट, इन सभी को इन दोनों ही कानूनों को याद रखना होगा और इन्हीं के तहत कार्रवाई होगी। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।